लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीडी लखनऊ से फाइनेंस एंड मार्केटिंग में एमबीए कर चुके मिस्टर इमरान खान जी बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। रिटेल ब्रांच बैंकिंग में 18 सालों का तजुर्बा रखने वाले मिस्टर इमरान खान जी ने ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर, लोन प्रोसेसिंग, ऑडिट एंड ऑपरेशंस, एनआरआई सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट डेस्क, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज आदि बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में एक्सपर्टीज रखने वाले मिस्टर इमरान खान जी वर्तमान में बैंकिंग सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मिस्टर इमरान खान जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस नए एपिसोड में, एक नए सेशन में। जैसा कि हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आपको जानकारी पहुंचाएं, ख़ास तौर पे जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं या जो एग्रीकल्चर से या फार्मिंग से संबंधित हैं, उनके पास हम जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके बारे में आपको समय समय पे जानकारियाँ देते रहें। और इस संबंध में जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, वो आपको एक समराइज्ड फॉर्म में और एक बहुत ही आसान भाषा में आप तक उसको पहुंचाएं। इसी कड़ी में आज हम जिस टॉपिक पे, जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो भी एक तरह से फूड इंडस्ट्री, फार्मिंग इंडस्ट्री और ग्रामीण क्षेत्रों से कहीं ना कहीं डायरेक्ट उसका संबंध है। हम आज जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम। जी हाँ, ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आती है और आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, हम एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो ये जो स्कीम है एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम, ये भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जो सिर्फ़ और सिर्फ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बना के पूरे देश में उनको प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य यही है कि पूरे देश में हमारे जितने भी लोग एग्रो प्रोसेसिंग से संबंधित हैं उनको एक क्लस्टर फॉर्म में डेवलप करें। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग स्टेट्स में क्लस्टर फॉर्मेशंस बना के, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बना के पूरे देश में इस पूरी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, प्रमोट किया जाए। और जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको बेहतर विकल्प मिलें, उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, ज़्यादा मार्केट्स उनके पास डेवलप हों और ख़ास तौर पे जो हमारे किसान हैं उनकी आय को बढ़ावा मिले। इस स्कीम को जिस तरह जो डिज़ाइन किया गया है उसका उद्देश्य ये है कि एक वैल्यू चेन क्रिएट किया जाए। जितने भी एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोसेसेस हैं, चाहे वो प्रोडक्शन से संबंधित हो, चाहे फार्मिंग ही हो, या फिर उसकी प्रोसेसिंग हो, या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बाद उनका स्टोरेज हो, या फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी स्टेजेस हैं, इन सब को इंटीग्रेट करा जाए और इंटीग्रेशन के साथ साथ एक वैल्यू चेन सिस्टम क्रिएट किया जाए। ये बिल्कुल मुमकिन है अगर हम क्लस्टर फॉर्मेशन के साथ इन सारी प्रक्रियाओं को करेंगे, सारे स्टेजेस को एक साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो ये एक एक बेहतर विकल्प निकल के आएगा और अपने आप में एक बहुत अ, अच्छा विकल्प निकल के आएगा। इसी उद्देश्य से, इसी एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है, ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए और यहाँ तक मार्केट डेवलपमेंट के लिए भी। ये तीनों चीज़ें, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो या मार्केट डेवलपमेंट हो, ये तीनों ही चीज़ें बिल्कुल मेन मेन स्टेजेस हैं एक तरह से और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं। इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम के माध्यम से। इनके ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम समझें डिटेल में, तो स्कीम का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है टू बिल्ड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर किस पर्पस से? ताकि जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको अच्छा सेटअप किया जा सके और उनका प्रोडक्शंस बढ़ाया जा सके, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करा जा सके, उनको अडॉप्ट किया जा सके। हम देखते हैं जितनी भी इंडस्ट्रीज़ जो
डेवलप नहीं कर पा रही होती हैं, उन पे उनके डेवलपमेंट ना होने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक बेसिक कह सकते हैं कि पूरी संरचना होती है जिसकी आधार पे ही पूरी इंडस्ट्री टिकी होती है और उनका जितना भी प्रोसेस होता है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, इवन मार्केटिंग या सेल्स, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं न कहीं आपकी मशीनरीज़ भी आ जाती हैं, इक्विपमेंट्स भी आ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशंस भी आ जाते हैं। मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल चाहे वो फार्मिंग में हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग में हो, चाहे उनकी पैकेजिंग में हो, वहाँ पे भी हम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से अपने प्रोडक्ट्स को, उनकी पैकेजिंग को, उनकी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। तो पहला उद्देश्य इसका यही है, इस स्कीम का, कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को क्रिएट किया जाए, जिससे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को सेटअप किया जा सके। इसके साथ-साथ जितना भी प्रिज़र्वेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे हम प्रिज़र्व करेंगे, ऐसी फैसिलिटीज़ को क्रिएट करना। ऐसी फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाएँ जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बाद उनका स्टोरेज, उनकी वेयरहाउसिंग, उनको प्रिज़र्वेशन फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें, चाहे वो फार्म से लेके एंड यूज़र तक, एंड कस्टमर तक पहुँचने तक, जितना भी पूरा फ़ेज़ है, उसके लिए जितना भी प्रिज़र्वेशन का रिक्वायरमेंट है, उस प्रोडक्ट को ख़राब होने से बचाने के लिए जो प्रिज़र्वेशन टेक्नीक्स चाहिए या जो प्रिज़र्वेशन की जो प्रोसेस है, चाहे वो कोल्ड चेन मेंटेन रखने की बात हो, चाहे उनको वेयरहाउसिंग की बात हो, चाहे लॉजिस्टिक्स का उसमें रोल हो, ये सारी चीज़ें सही समय पे प्रोवाइड की जाएँ और मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उनको प्रोवाइड की जाएँ, जिससे उनका प्रिज़र्वेशन सुनिश्चित किया जा सके और न्यूट्रिशन वैल्यू को जो है प्रिज़र्व किया जा सके। इसके साथ-साथ यहाँ पे ये भी कोशिश होती है इस स्कीम की कि कैसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज क्रिएट किया जाए, जितने भी ग्रुप ऑफ फार्मर्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी मार्केट्स में काम कर रहे हैं, ताकि एक वेल इक्विप्ड सप्लाई चेन क्रिएट किया जा सके। बहुत ज़रूरी होता है, अगर फार्मर्स का लिंकेज नहीं होगा मार्केट्स के साथ, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, या जितना भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व्ड हैं उस पूरी प्रक्रिया में, उस पूरे प्रोसेस में, वहाँ पे किसानों के लिए बहुत दिक्कतें हमने देखने को मिलती हैं। तो किसानों की बेहतरी के लिए, उनकी हैंड होल्डिंग के लिए, उनको अपनी जो फसल है उसका सही दाम मिल सके, उनकी डिमांड के हिसाब से वो सप्लाई कर सकें, और इस तरह की जितनी भी उनकी चैलेंजेस हैं, उसको कहीं न कहीं ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस के माध्यम से उनको कोशिश होती है कि उनको हल किया जाए और उनकी इस तरह की जो समस्याएँ हैं, उनको हैंडल किया जाए। इस स्कीम के कुछ फीचर्स के बारे में बात करें, समझते हैं डिटेल में, कैसे ये काम करती है, क्या-क्या इसमें स्टेजेस हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉमन फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए ये स्कीम जो है, वो लॉन्च की गई। यहाँ पे जो अप्रोच रहती है, वो रहती है क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। जी हाँ, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच इसलिए रखी जाती है, जिससे एक क्लस्टर फॉर्मेशन के साथ लोगों को एक दूसरे की हैंड होल्डिंग, उनकी सपोर्ट, उनकी स्किल डेवलपमेंट, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ या चैलेंजेस हैं, उन सबको काउंटर करने का मौका मिले। जिससे पूरे क्लस्टर के जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हैं या जो मार्केट का एक्सेस है, उसकी आसानी हो सके। इसके साथ-साथ क्योंकि कॉमन फैसिलिटीज़ क्रिएट करने की बात होती है, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह यूज़ हो सकता है, और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस होता है, वो भी आसान होता है। तो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच का जो मेन उद्देश्य होता है, वो यही कि हम ऐसे एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को इस तरह से प्रमोट करें, जहाँ पे क्लस्टर के मदद से, क्लस्टर फॉर्मेशन की मदद से इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को बढ़ाया जाए और जो मार्केट का एक्सेस है उसको इम्प्रूव किया जाए। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के माध्यम से इन सारी चीज़ों को फैसिलिटेट किया जाता है, और क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के माध्यम से पूरी जो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसको प्रमोट किया जाता है। इसी दिशा में जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के माध्यम से, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम के माध्यम से, इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि मुख्यतः होता है फॉर क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है,
इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कॉमन प्रोसेसिंग सेंटर्स भी हो सकते हैं, वो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज के फॉर्म में हो, वेयर हाउसेस के फॉर्म में हो, या इस तरह के जितना भी सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हो सकता है। इसमें लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग यूनिट्स या इस तरह के बहुत सारे इस तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिनके लिए मुख्यतः फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये स्कीम कहीं न कहीं एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉमन फैसिलिटीज़ को प्रमोट करने के लिए, उनको सेटअप करने के लिए या उनको अपग्रेड करने के लिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो या मार्केटिंग असिस्टेंस भी हो, उसके लिए भी ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे जो बिज़नेस का मॉडल रखा गया है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पार्टिसिपेटिव कह सकते हैं मॉडल है, जिसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल के नाम से जानते हैं। जी हाँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक अच्छा मॉडल निकल के आता है और यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट होता है स्टेक होल्डर्स का, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर जो उसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं या जो प्राइवेट सेक्टर है, उन सब का एक अच्छा तालमेल के साथ एक अच्छी अच्छी यूनिट की तरह वो काम करते हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो कहीं न कहीं इस मॉडल में फाइनेंशियल सपोर्ट या टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। और जो प्राइवेट सेक्टर होता है, जो प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में जो प्राइवेट सेक्टर होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स को बनाने की और उनको मैनेज करने की होती है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस और टेक्निकल असिस्टेंस जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर को सेटअप करना और उसको चलाना, उसको मैनेज करना, उसके डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, उन सब को मैनेज करना प्राइवेट सेक्टर का काम होता है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल अगर हो तो यहाँ पे जो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी में भी फ़ायदा मिलता है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काफ़ी बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से जो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम है वो इस बिज़नेस मॉडल को फॉलो करती है, जिसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। जो अप्रोच रखी जाती है वो बहुत ही इंक्लूसिव अप्रोच के साथ इस स्कीम को जो है वो आगे बढ़ाया जाता है, जिससे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं या जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो फार्मर्स हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, या लोकल लेवल पे भी जो भी कम्युनिटीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, उनको इनकरेज किया जाता है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन करें आपस में, एक टीम वर्क की तरह, एक कॉमन ग्रुप की तरह, जिनके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हों, उन सब की स्किल्स को यूज़ करके, उन सब की स्किल्स को इंटीग्रेट करके, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए एक इंक्लूसिव अप्रोच इस स्कीम में लाई गई, जिससे उनको इनकरेज किया जाए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इनकरेज किया जाए कि वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और उनके इनपुट्स को भी यहाँ पे वैल्यू दी जाती है। इससे क्या होता है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, या अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में देखें तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है और जो पब्लिक सेक्टर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है, एक अच्छा तालमेल बनता है और दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के साथ एक ओवरऑल एक अच्छा सेटअप करते हैं। इसके अलावा जो स्कीम है वो कहीं न कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे बहुत इसकी एक ख़ास तौर पे फ़ोकस होता है और ये एक अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करती है। ख़ास तौर पे जो हमारा जो रूरल यूथ है, उसके लिए बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होती हैं यहाँ पे। हमने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा जो रूरल यूथ है, वो कहीं न कहीं एम्प्लॉयमेंट ना होने की वजह से अपने गाँव को, अपने ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ के वो दूसरे शहरों में या दूसरे राज्यों में उसको पलायन करना पड़ता है। पलायन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी समस्या है। उसको चैलेंज उसके लिए इस चैलेंज को निपटने के लिए इस स्कीम के माध्यम से, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम्स के माध्यम से, ऐसी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को के डेवलपमेंट को फ़ायदा मिलता है, उनको प्रमोट किया जाता है और जिससे वहाँ पे लोकल लेवल पे
बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, यहाँ तक कि एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होती हैं। और जितना भी रूरल यूथ है, चाहे वो महिलाएँ हों, उनके लिए भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी और एक बेहतर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, और वो अपने ही क्षेत्र में रह के एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, और ना सिर्फ वो जॉब पा सकते हैं, बल्कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी एज एन एंटरप्रेन्योर इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, और इस स्कीम के माध्यम से लोकल लेवल पे जो पलायन की समस्या है उसको भी कम कर सकते हैं। यहाँ पे इस स्कीम के माध्यम से जो मेनली एम्फेसिस होता है, जो ज़ोर दिया जाता है, वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। जी हाँ, जो एपीसी स्कीम है, जो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम है, वो एम्फसाइज़ करती है कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा सके, एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर, जो पानी का इस्तेमाल है उसकी एफिशिएंसी को कंट्रोल किया जाए, वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल किया जाए। तो इस तरह की जो समस्याएँ हैं उनको प्रमोट जो जो इस तरह के प्रोसेसेस हैं उनको प्रमोट करके कहीं न कहीं एक सस्टेनेबल स्ट्रक्चर, एक सस्टेनेबल मॉडल तैयार किया जाए, जिससे ओवरऑल जो पूरी इंडस्ट्री है उसमें एक जो डेवलपमेंट होगा वो काफ़ी सस्टेनेबल होगा। हमने देखा जितनी भी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पानी का इस्तेमाल फार्मिंग से लेके पैकेजिंग तक, जो पानी का इस्तेमाल होता है वहाँ पे उसको बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर पे जो एनर्जी का इस्तेमाल होता है, जिससे पॉल्यूशन भी हमें देखने को मिलता है, इंडस्ट्रीज़ की वजह से होता है। तो कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी की जो इस्तेमाल है उसको एफ़िशिएंटली हम यूज़ करें, और जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल करें। वेस्ट मैनेजमेंट और इस तरह की जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इससे ओवरऑल कॉस्टिंग भी कम होती है, और अल्टीमेटली जो प्राइसिंग होती है वो भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है, जिससे जो एंड यूज़र, जो कस्टमर है, उसको एक बेहतर प्रोडक्ट कम कीमत पे, या कह सकते हैं एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे उसको मिलता है, जिससे एंड यूज़र की तरफ से भी डिमांड जनरेट होती है, और पूरी इंडस्ट्री को उसको एक फ़ायदा मिलता है, और इसी तरह पूरी इंडस्ट्री ग्रो करती है। आइए अब समझते हैं प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स के बारे में कि क्या कंपोनेंट्स हैं इस प्रोजेक्ट के। तो जैसा मैंने बताया कि इस स्कीम के माध्यम से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की बात होती है। तो यहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इनेबल किया जाता है कि कैसे हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। यहाँ पे वो साइट डेवलपमेंट भी हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी हो सकता है, उनकी बाउंड्री वॉल्स हैं, रोड्स हैं बेहतर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ड्रेनेज है, वाटर सप्लाई मैनेजमेंट है, या उससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी इस यूज़ आ जाती हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, कितना पावर कंज़म्पशन है, किस तरह से वहाँ पे हम उसको ज़्यादा और बेहतर कर सकते हैं, चाहे फिर वो सोलर की मदद से हम जनरेट कर रहे हों पावर, यहाँ तक कि उसका बैकअप तैयार करने की, या फिर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, पार्किंग बे, इस तरह के जो वे ब्रिजेस होते हैं, या कॉमन ऑफिस स्पेसेस होते हैं, या इस तरह की कॉमन जो फैसिलिटीज़ हैं उनको भी वो पूरा एक ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनते हैं। तो इस स्कीम के माध्यम से जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए, या ख़ास तौर पे एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में मुख्यतः जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इनेबल करना, उसको एस्टैब्लिश करना, और उसको बेहतर करना, ये एक इसका मेन कंपोनेंट होता है। इसके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इस इंडस्ट्री से संबंधित, जो पूरी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जिसमें मुख्यतः फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ आती हैं। इनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यही उसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो क्वालिटी है फूड प्रोडक्ट्स की, वो टेस्ट करते हैं, और प्रोडक्ट्स को कस्टमर से पहुंचने से पहले उनकी क्वालिटी, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और उनकी क्वालिटी को ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा जितना भी क्लीनिंग का प्रोसेस है, ग्रेडिंग का प्रोसेस है, या सॉर्टिंग और पैकेजिंग फैसिलिटीज़ हैं, ये भी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह यूज़ होता है। इसके अलावा स्टीम जनरेशन बॉयलर्स हो सकते हैं, वेयर हाउस फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, कोल्ड स्टोरेज हो सकते हैं,
प्री कूलिंग चेम्बर्स होते हैं, ये ख़ास तौर पे जब हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो कोल्ड स्टोरेज या प्री कूलिंग चेम्बर्स, इनका एक बहुत ही अहम रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज जो कोल्ड चेन मेंटेन करनी होती है वहाँ पे इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो कोल्ड स्टोरेज या प्री कूलिंग चेम्बर्स, ये इसका एक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इसके साथ-साथ ख़ास तौर पे जो फ्रूट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं या फ्रूट्स, वहाँ पे राइपनिंग चेम्बर्स हो सकते हैं, या जो स्पेशलाइज्ड पैकिंग फैसिलिटीज़ होती है वो भी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनते हैं। और इसी तरह जो जितना भी कॉमन फैसिलिटीज़ होती हैं, कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, जो मुख्यतः उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए होंगी, वो सब कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनेंगी। तो जो प्रोजेक्ट के कंपोनेंट हैं, वो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इनेबल करता है, उसको भी प्रमोट करता है, सेटअप करने के लिए ये स्कीम कार्य करती है। और साथ ही साथ जितना कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, वो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सेटअप करना, उनको एस्टैब्लिश करना, उसके बारे में भी ये सारी स्कीम जो है वो कार्य करती है। पैटर्न ऑफ असिस्टेंस समझते हैं कि किस तरह से इसमें असिस्टेंस दिया जाता है, क्या पैटर्न होता है। तो अगर हम एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रांट इन एड होता है, दैट इज़ 35% ऑफ एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट इन जनरल एरियाज़। यानी कि जनरल एरियाज़ कौन से हो गए? जो हिली एरियाज़ या जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ नहीं हैं, जैसे हमारे देश में जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, जैसे सिक्किम है, या इस तरह के जो नॉर्मली जिनको हम हिली एरियाज़ कहते हैं, जैसे हिमालयन स्टेट्स हो गए, लाइक हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, या उत्तराखंड का एक मेजर पोर्शन है, वो सब हिमालयन स्टेट्स की कैटेगरी में आता है। तो ये जितने भी स्टेट्स हैं, ये जनरल एरियाज़ के बाहर होते हैं। तो जनरल एरियाज़ में जो ग्रांट इन एड इस स्कीम के माध्यम से है, वो 35% है, जो भी आपकी एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट आती है। इसके अलावा अगर हम इस तरह के जो मैंने स्टेट्स बताए, अदर देन जनरल कैटेगरी के जो स्टेट्स हैं, जो डिफ़िकल्ट स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट रीजन या हिमालयन रीजन्स हैं, वहाँ पे जो ये ग्रांट इन एड होती है, वो 50% ऑफ एलिजिबल कॉस्ट होती है। ख़ास तौर पे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स या यहाँ पे एससी एसटी कैटेगरी के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके लिए भी ये सब्सिडी, एक ये जो ग्रांट इन एड है वो एप्लीकेबल होती है। यहाँ पे जो मैक्सिमम स्लैब रखा गया है पर प्रोजेक्ट का, वो 10 करोड़ रुपए है। तो ये जो 50% का स्लैब है, ये बेसिकली हिली एरियाज़ और जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं उनके लिए, प्लस जो एससी एसटी की कैटेगरी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए ये ख़ास तौर पे 50% का इसमें असिस्टेंस या 50% की जो ग्रांट इन एड है वो दी जाती है। प्रोजेक्ट की डिटेल समझते हैं थोड़ा-सा एक इस चार्ट के माध्यम से। जो इस स्कीम की इफ़ेक्टिव डेट है, वो 8 फरवरी 2022 है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट की लोकेशन हो सकती है, वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो सकती है जहाँ पे कोई भी एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर ना हो। इसके अलावा जो पीरियड रखा गया है इस स्कीम के लिए, वो 5 साल का रखा गया है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी कि 5 इयर्स का जो टेन्योर है, इस स्कीम के लिए रखा गया है। और इसका जो टोटल बजट रखा गया है, अगर हम बजट की बात करें, जो टारगेट रखा गया है पूरी 5 साल की जो टेन्योर के लिए है, उसको अगर हम नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस या यूनिट पीरियड के हिसाब से देखें, तो यहाँ पे जो बजट रखा गया है, वो 30 एपीसीज़ विद बजट ऑफ 240 करोड़, जी हाँ, 240 करोड़ 5 इयर्स का ये टाइम पीरियड के साथ इस बजट को एलोकेट किया गया है। इसके अलावा जो प्रपोज़ल्स एक्सेप्ट किए जाएँगे, इस तरह की स्कीम के लिए जितने भी प्रपोज़ल इस स्कीम में रखे जाएँगे, वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे ही रखे जाएँगे। समय-समय पे इसके लिए जितनी भी जानकारी, जितनी भी नोटिफ़िकेशंस हैं, वो जारी करते दिए जाएँगे। तो मोटा-मोटा आप अगर ये समझें कि 5 साल का जो इसका बजट रखा गया है, वो 240 करोड़ का रखा गया है। जो स्कीम शुरू होती है 8 फरवरी 2022 से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक इस स्कीम का पूरा बजट रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम समझते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे इसमें अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये कि एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ़ एक एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर ही लगाने की या उसकी परमिशन मिलेगी।
एक डिस्ट्रिक्ट में इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो सिर्फ एक नया APC यानी कि एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर फॉर्मेशन के लिए ही इस स्कीम में एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे ध्यान रखें कि कोई भी एक्सपेंशन या अपग्रेडेशन इसमें अलाउड नहीं है, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की पहली कंडीशन है वो ये कि कोई नया एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर सेटअप करने के लिए ही ये इस स्कीम के माध्यम से फाइनेंशियल असिस्टेंस लिया जा सकता है। इसमें कितनी लैंड की रिक्वायरमेंट होगी? तो लैंड के लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो मिनिमम 10 एकड़ की लैंड रखी गई है। इतनी लैंड मिनिमम ज़रूरत होगी, रिक्वायर्ड होगी एक नया एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर सेटअप करने के लिए। ये लैंड आपकी अपनी भी हो सकती है या आप लीज़ पे भी ले सकते हैं, लेकिन जो लीज़ पे अगर आप लेंगे या जो लीज़्ड प्रॉपर्टी होगी उसकी जो टेन्योर होगा, जो जो लीज़ का पीरियड होगा वो कम से कम 50 ईयर्स का होना चाहिए। तो ऐसी अगर कोई लैंड है 10 एकर्स जो आप लीज़ पे कर रहे हैं तो उसके लिए टेन्योर 50 ईयर्स का होना चाहिए, और अगर परचेज्ड है तो मिनिमम 10 एकर्स की लैंड इसमें रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे टर्म लोन की सुविधा दी जाती है जो कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से होता है, और मिनिमम जो टर्म लोन की जो वैल्यू होती है वो 20% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए होती है, और 10% की जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है वो NER या SC/ST कैटेगरी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए होती है। तो टर्म लोन का जो वैल्यू है वो 20% नॉर्मल कैटेगरी के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए है, और 10% यहाँ पे जो NER है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, जो हिमालयन रीजन्स हैं, उसके अलावा जो SC/ST कैटेगरी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए होता है। अगर हम इक्विटी की बात करें और कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे उसी तरह से एक सेग्रीगेशन किया गया है। जो जनरल कैटेगरी के लिए जो इक्विटी का जो पोर्शन रखा गया है वो 20% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट होना चाहिए, यानी कि इक्विटी का जो उनका कंट्रीब्यूशन हो, जो एंटरप्रेन्योर का जो इसमें कंट्रीब्यूशन आएगा वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 20% का होगा, और जो NER स्टेट्स के हैं, हिमालयन स्टेट्स में, या SC/ST कैटेगरी के जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनमें 10% का ही प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट होगा ओवरऑल वो एज एन सेल्फ कंट्रीब्यूशन या उनका ओन कंट्रीब्यूशन की तरह इसमें उनको रखना पड़ेगा। अगर हम कंबाइंड नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ की क्या एलिजिबिलिटी बनती है? तो जो नेटवर्थ की एलिजिबिलिटी बनती है वो आपकी ग्रांट इन एड के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, जो कि 1.5 टाइम्स होना चाहिए अगर जनरल कैटेगरी के एंटरप्रेन्योर्स हैं। यही एड अगर सब्सिडी अमाउंट के साथ इसमें 10% की ग्रांटेड एड दी जाती है SC/ST या NER कैटेगरी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो उस रीजन में काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शंस भी है। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि सिर्फ एक एप्लीकेंट ही होगा पूरी एंटिटी में जो कि कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे प्रोमोटर होगा जो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर का, वो सेटअप कर सकता है अपने दूसरी यूनिट को भी, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ एक एप्लीकेंट का ही दिया गया है, सिर्फ एक एंटिटी के अंदर। अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, कैसे क्या इन्वेस्टमेंट्स होंगे, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स मिनिस्ट्री के अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा, और जो कि कंसिडर नहीं किया जाएगा, कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा उसका सब्सिडी के लिए, जो भी एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उसके लिए, अगर मिनिस्ट्री के अप्रूवल से पहले आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे। यहाँ पे एवैल्यूएशन का भी एक क्राइटेरिया है। जो मिनिस्ट्री होगी वो एक एवैल्यूएशन चार्ट तैयार करेगी जिसमें मिनिमम 60 मार्क्स चाहिए होंगे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, और 45 मार्क्स यानी कि 15 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा स्पेशल कैटेगरी के जो NER या SC/ST कैटेगरी के जो एप्लीकेंट्स होंगे उनके लिए। जो भी प्रोजेक्ट्स एलिजिबल होंगे उनका इस तरह से एक मिनिस्ट्री वैल्यूएशन चार्ट तैयार किया जाएगा और उसमें उनको मार्किंग्स दी जाएंगी। क्या मिनिमम यूनिट्स ऑफ APC होंगे? तो 5 से 10 नए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को सेटअप करना, जो जिनका लगभग एलिजिबल जो इन्वेस्टमेंट्स होगा वो लगभग 25 करोड़ के आसपास होगा। तो ऐसे 5 से 10 नए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को सेटअप करना।
इसके अलावा प्रोजेक्ट कंप्लीशन को लेके जो टेन्योर रखा गया है वो जनरल एरियाज़ में वो 30 मंथ्स का रखा गया है, जिसमें 6 महीने का एक्सटेंशन है, और डिफ़िकल्ट एरियाज़ में भी वो 30 मंथ्स का है विद 6 मंथ्स ऑफ कह सकते हैं एक्सटेंशन। इसके अलावा सब्सिडी का यूटिलाइज़ेशन समझते हैं। तो जो सब्सिडी का अमाउंट होगा वो एक ग्रांट इन एड अकाउंट के अंदर जो है वो उसको रखा जाएगा, और जितना भी पेमेंट्स होगा कॉन्ट्रैक्टर द्वारा या वेंडर द्वारा उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो जब उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा होगा वहाँ से उस अकाउंट्स के माध्यम से जो भी ज़रूरी पेमेंट्स होंगे वेंडर्स के या कॉन्ट्रैक्टर्स के या उस प्रोजेक्ट में जितना भी इस्तेमाल करने के लिए, वो उस ग्रांट इन एड अकाउंट के माध्यम से ही रिलीज़ किए जाएंगे। यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट्स होंगी ग्रांट इन एड्स की, वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दी जाएंगी, यानी कि 1/3 ऑफ ग्रांट हर हर एड के अंदर, हर इंस्टॉलमेंट के अंदर 1/3 ग्रांट ही रिलीज़ करी जाएगी। तो 3 इंस्टॉलमेंट्स में ये एक तरह से ग्रांट जो है वो रिलीज़ करी जाएगी। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस भी हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले ये आपको एक जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वेबसाइट का जो पोर्टल है, आप उस पे जाएँगे, वहाँ पे आप उसको विज़िट करेंगे। वहाँ पे आपको स्कीम का नाम सेलेक्ट करना है, पूरी लिस्ट ऑफ स्कीम्स के अंदर उसको सेलेक्ट करना है। जब आप उस स्कीम को सेलेक्ट कर देंगे, वहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना है, ताकि फ़र्दर आप अपनी आईडी से लॉगिन करके यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस सबमिट कर सकें ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से। जब आप अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे, तब आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना होगा, और जितना भी ज़रूरी डिटेल्स हैं उस फॉर्म में, जितने भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको उसमें अटैच करने होंगे, और ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से ही होगी। जब आपकी एप्लीकेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, आपने पूरा ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट कर दिया होगा, तब आपको मिनिस्ट्री पोर्टल की तरफ से ही एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाएगा, और ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको जो आपने अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फॉर्म भरने के दौरान लिखी होगी, जो मेंशन करी होगी, उस ईमेल आईडी पे भी आपके वो एक्नॉलेजमेंट नंबर रिसीव हो जाएगा। फर्दर आपको कोई भी अगर इंक्वायरी करनी होगी, तो आप उसी एक्नॉलेजमेंट नंबर को एक रेफरेंस के माध्यम से, एक रेफरेंस की तरह उसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो आपकी हार्ड कॉपी होगी, वो भी आपको डायरेक्टली जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको सबमिट करनी होगी, जो कि 10 दिन के अंदर अंदर आपको करनी होगी। जिस डेट से आपने ऑनलाइन प्रक्रिया को शुरू किया होगा, उस ऑनलाइन प्रक्रिया के 10 दिनों के अंदर आपको उसकी हार्ड कॉपी, यानी कि उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको आपको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को डायरेक्टली आपको उसे पोस्ट करना होगा, और हार्ड कॉपी उसमें आपको सबमिट करनी होगी। तो इस स्कीम के बारे में हमने मेनली जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर करें। अगर हम इनकी एक जिस्ट में बात करें कि क्या इसका ओवरऑल स्कीम किस तरह से काम कर रही है, तो जैसे मैंने पहले बताया, ये सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कैसे एक एक वैल्यू चेन क्रिएट करी जाए एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बना के। इस स्कीम का उद्देश्य है कि क्लस्टर फॉर्मेशंस में पूरे देश में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। उसके साथ साथ कोशिश ये है कि वहाँ पे जो लोकल लेवल पे, जो स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में जो एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है रूरल पॉपुलेशन में, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना, और जो भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट करना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि फार्मर्स के पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हम बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा होता है। इस स्कीम के माध्यम से जितना भी फाइनेंशियल असिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग हो, मार्केट डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो, इस उद्देश्य के साथ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स को फॉर्म किया जाता है, और उस पर्टिकुलर एरिया में जितना भी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा दिया जाता है। तो कहीं न कहीं ये एक कदम है, एक ज़रूरी कदम है
उस दिशा में जहाँ पे हम एक सेल्फ रिलायंट और प्रॉस्पेरस इंडिया का जो एक ख्वाब है उसको पूरा करने की तरफ, उस विज़न की तरफ ये स्कीम जो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम है वो कहीं न कहीं हमें अपने उस सपने को साकार करने की तरफ लेके चलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सेशन में इस स्कीम के माध्यम से हमने जितनी भी ज़रूरी जानकारी है वो हासिल करी, और ख़ास तौर पे हमारा जो रूरल यूथ है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो रूरल क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, वो इस स्कीम के माध्यम से, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के माध्यम से, उनकी मदद से इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को बेहतर कर सकते हैं और उसे एक सक्सेसफुल मॉडल की तरह साबित कर सकते हैं। जैसा कि हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं और कुछ ना कुछ बिज़नेस आइडिया के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से, ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस भारत सरकार की तरफ से उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या सेक्टर के लिए है, इसकी जानकारी ना होने की वजह से अक्सर हमने देखा है कि एंटरप्रेन्योर्स अपने उस सपने को पूरा नहीं कर पाते और जानकारी का अभाव उनके सपने में एक रुकावट बनता है। हमारी कोशिश है कि ऐसे सभी एंटरप्रेन्योर्स की हम मदद करें और इस सेशन के माध्यम से इस तरह की जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनको आप तक पहुँचाएँ, ताकि आपका जो बिज़नेस आइडिया है, जिस इंडस्ट्री या सेक्टर में आप अपने स्टार्टअप को लेके आना चाहते हैं, जो भी बिज़नेस आइडिया आप लेके आना चाहते हैं, उसमें आपको जो भी ज़रूरी फाइनेंशियल असिस्टेंस है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनके माध्यम से आप उसको पूरा कर सकें। इसी कड़ी में आज हम जिस स्कीम के बारे में, जिस इंडस्ट्री और सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के समय में, जहाँ पे हम लोकल से हम ग्लोबल लेवल के स्टार्टअप्स की हम बात करते हैं। क्योंकि ख़ास तौर पे ये जो स्कीम है, ये इंडस्ट्री जुड़ी हुई है फूड इंडस्ट्री से। तो आज हम जिस स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं, वो है स्कीम फॉर क्रिएटिंग और एक्सपेंशन ऑफ फूड टेस्टिंग लैब्स। जी हाँ, हम फूड टेस्टिंग लैब्स को आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फूड टेस्टिंग लैब्स को इस्टेब्लिश करना है, या अगर पहले से कोई व्यक्ति एक एंटरप्रेन्योर फूड टेस्टिंग लैब चला रहा है, तो कैसे उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं, या किस तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ वो एक्सपैंड कर सकते हैं। अब पहले ज़रूरत ये आती है समझने की फूड टेस्टिंग लैब्स की ज़रूरत क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसका रोल है। क्योंकि हम फूड इंडस्ट्री में जब कार्य कर रहे होते हैं, फूड इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे जो क्वालिटी है प्लस उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसको मेंटेन करना, उसको बेहतर करना, एक बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी होती है जो भी उस प्रोडक्ट को तैयार कर रहा है। जब हम फूड इंडस्ट्री में होते हैं, तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा होता है कस्टमर की हेल्थ के ऊपर। इसलिए यहाँ बहुत सारे रेगुलेशंस भी होते हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं। ना सिर्फ अपने देश में, अगर उस फूड प्रोडक्ट को आप विदेशों में भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको अपने देश के साथ-साथ दूसरे देश की जो भी क्लीयरेंसेस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, फूड क्वालिटी को लेके, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को लेके, उसको भी फॉलो करना पड़ता है। इसी क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को चेक करने के लिए फूड टेस्टिंग लैब्स का रोल आता है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि फूड टेस्टिंग लैब्स के सर्टिफिकेशंस के बाद ही आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएँगे और उनकी क्वालिटी को आप मेंटेन कर पाएँगे और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को प्रिज़र्व कर पाएँगे। इसी कड़ी में फूड टेस्टिंग लैब्स के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए और एक्सपेंशन के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य है, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देना ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को जो इस तरह के फूड टेस्टिंग लैब्स को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, या अगर कोई एंटरप्रेन्योर ऐसे हैं जो पहले से ही एक फूड टेस्टिंग लैब ऑपरेट कर रहे हैं और उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ, या बेहतर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ, तो उनको अपग्रेडेशन या एक्सपेंशन के लिए भी ये स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। इस स्कीम को जो डिज़ाइन किया गया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी उद्देश्य के साथ किया गया है कि ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान किया जाए, चाहे वो नई यूनिट के लिए हो या एक्सपेंशन के लिए हो। यहाँ पे जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है, वो 60%
तक का होता है जो भी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है अगर आप एक नया फूड टेस्टिंग लैब इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। यदि आपका जो पहले से अगर कोई लैब है, कोई फूड टेस्टिंग लैब है, उसको आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो भी आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगा, उसका 40% का इसमें स्कीम में एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, एक हेल्प मिलेगी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस की। यहाँ पे इंडिविजुअल एप्लीकेंट के लिए जो मैक्सिमम असिस्टेंस होता है वो 1.5 करोड़ का होता है, तो 1.5 करोड़ रुपए तक का आप इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकते हैं। 60% आप एक नए सेटअप के लिए और 40% जो अमाउंट होता है वो आप एक एग्जिस्टिंग सेटअप को अगर अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए। यही साथ ही साथ इस स्कीम के माध्यम से अगर आपको कैपेसिटी बिल्डिंग या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या इस तरह की वर्कशॉप्स के लिए आपको कोई स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है या ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत है, तो वहाँ पे उसके लिए भी ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ जितना भी आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो भी आप इसमें कवर कर सकते हैं और एक फूड टेस्टिंग लैब आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ताकि आप दूसरी जो फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, उनके साथ आप इन कोलैबोरेशंस कर सकें और अपने बिज़नेस को और स्केल अप कर सकें। तो अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को एक लिस्ट करें तो पहला ऑब्जेक्टिव जो इस एनालाइज़ करता है ये सैंपल्स को, जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को से की तरफ से आते हैं, उनके सैंपल्स को ये एनालाइज़ करता है। सैम्पलिंग से क्या फ़ायदा मिलता है कि जो पूरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, वो सिर्फ सैंपल के बेसिस पे ही अपनी पूरी जो ओवरऑल प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी होती है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, उसको वो चेक करा सकता है। तो यहाँ पे जो फूड टेस्टिंग लैब्स होते हैं, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल देखने को मिलता है फूड सैम्पलिंग को चेक करने में। इसके अलावा जब सैंपल्स को टेस्ट किया जाता है तो जो टाइम लगता है ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्टेशन का, वो सारी चीज़ों को भी कम कर दिया जाता है। तो यहाँ पे समय की भी बचत होती है। एक एंटरप्रेन्योर के लिए समय बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर उसने समय को बचा लिया तो कहीं न कहीं वो अच्छा एक रिटर्न तैयार करता है। जैसा मैंने पहले बताया, हम जब फूड इंडस्ट्री से डील कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ना सिर्फ डोमेस्टिक यानी कि हमारे देश के जो भी कंप्लायंसेस हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनको उनको ही ध्यान में रखना होता है, बल्कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ फूड हैं, जो इंटरनेशनल जो विदेशों में जो फूड क्वालिटी को लेके जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उनका भी कंप्लायंस ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ वो फूड प्रोडक्ट्स विदेशों में नहीं जा पाएँगे और जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वहाँ तक ये इस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं जा पाएँगे। हमारा देश क्योंकि एक कृषि प्रधान देश है, तो हम बहुत सारा जो फूड हम उगाते हैं वो कहीं न कहीं बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो एक बहुत बड़ा ट्रेड है, बहुत बड़ी इकॉनमी है, जो सिर्फ़ इसी वजह पे इसी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड है। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ फूड मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जो पैकेज्ड फूड्स हैं, रेडी टू ईट फूड्स हैं, रेडी टू कुक फूड्स हैं, वो सब अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी के साथ नहीं होंगे, उन कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं करेंगे, तो उन इंडस्ट्रीज़ को भी इसमें लॉस होगा। तो यहाँ पे जो फूड टेस्टिंग लैब्स होते हैं, वो ये भी सुनिश्चित करते हैं कि ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ जो फूड क्वालिटी है, उसको मेंटेन किया जाए और उसको 100% कंप्लाई किया जाए। इसके साथ-साथ अ, ये फूड टेस्टिंग लैब्स ये भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जहाँ पे जो क्वालिटी और जो कॉम्पोज़िशन है उस फूड आइटम की, उसको मॉनिटर करके रेगुलर बेसिस पे कैसे उसको मॉनिटर किया जा सके। तो यहाँ पे ना सिर्फ़ एक एक्टिविटी बल्कि पूरे सिस्टम को डेवलप करने का भी कार्य होता है और इस स्कीम के माध्यम से एक फूड टेस्टिंग लैब के माध्यम से इस तरह की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा किया जा सकता है और पूरी फूड इंडस्ट्री को, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इसमें काफ़ी मदद दी जा सकती है। यहाँ पे हम समझते हैं कि किस तरह से असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें या गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो यहाँ पे अलग-अलग तरीके से इसमें कुछ डिफरेंशिएशंस रखा गया है, उसको समझते हैं। अगर हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो उनके लिए जो ग्रांट इन एड रखी गई है वो किस तरह से रखी गई है। तो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए जो भी टोटल एलिजिबल कॉस्ट ऑफ
इक्विपमेंट्स है, जो भी अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स हैं, उनकी टोटल एलिजिबल कॉस्ट पूरी तरह से 100% उसमें ग्रांट इन एड प्रदान की जाती है अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ साथ जो भी अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स हैं, अगर वो 15 लाख रुपए तक का है तो उसका 2% का एलिजिबल कॉस्ट का 2% उसमें दिया जाता है, विच एवर इज़ लोअर। अगर 2% की वैल्यू 15 लाख से कम है तो वो 2% वैल्यू दी जाएगी एज अ ग्रांट इन एड, और अगर 2% की वैल्यू ज़्यादा है तो मैक्सिमम सीलिंग जो है वो 15 लाख ही होगी। इसके अलावा जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटीज़ हैं वो भी एलिजिबल हैं ग्रांट इन एड के लिए। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस से। प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, उस उनके लिए स्टेट वाइज इसमें एक एलिजिबिलिटी है। अगर हम जनरल एरियाज़ की बात करें जो कि नॉर्थ ईस्ट या उसके अलावा के जो रीजन्स हैं, वहाँ पे ये जो ग्रांट इन एड है वो 50% होती है, जो भी एलिजिबल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट होती है। इसके अलावा जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन्स है, हिमालयन रीजन्स है, या फिर जो एससी एसटी कैटेगरी के जो एप्लीकेंट्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इस तरह का फूड टेस्टिंग लैब इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनके लिए ये 50% से बढ़ा के ये ग्रांट इन एड 70% तक दी जाती है। इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट की जो कॉस्ट होगी, अप्रूव्ड कॉस्ट होगी, उसका 2% या 15 लाख विच एवर इज़ लोअर वो दिया जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा-सा फ़र्क है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रांट इन एड का जो अमाउंट है, जो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इस स्कीम के जितने भी प्रपोजल्स होते हैं जो फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए प्राप्त होते हैं, वो एक टेक्नो स्क्रूटनी कमिटी, जिसको टीएससी बोलते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। वो जितने भी एप्लीकेशंस प्रपोजल्स आते हैं उनको एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक टेक्निकल एंगल से उसको स्क्रूटनी करता है, उसको एनालाइज करता है कि ये जो प्रपोज़ल आया है ये कितना टेक्निकली वायबल है, और उसमें जो टेक्नोलॉजी है, जो जिस तरह का सेटअप है, वो वायबिलिटी उसकी क्या है और टेक्निकली वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये टेक्निकल एंगल जो एनालाइज़ किया जाता है सबसे पहले उस प्रपोज़ल का, वो करती है एक टेक्नो स्क्रूटनी कमिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा एस्टैब्लिश की जाती है। इसके साथ-साथ जो एप्लीकेंट होगा वो एक प्रेजेंटेशन देगा अपनी इस कमिटी के सामने। जब कमिटी उस प्रेजेंटेशन को देखेगी, उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेगी, तब जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनसे जो है वो एक्सेप्ट किए जाएँगे। प्रपोज़ल अगर टीएससी जो टेक्नो स्क्रूटनी कमिटी है, वो अगर उसको टेक्निकल एंगल के बाद और देखती है कि हाँ, ये दिस इज़ अ वायबल प्रोजेक्ट और वो सभी तरह से वो ठीक है, तो फिर वो जो कमिटी होगी वो फर्दर उसको रिकमेंडेशंस के साथ अपनी अपनी रिकमेंडेशंस के साथ जो प्रोजेक्ट अप्रूवल कमिटी होती है उसको भेज देती है, उसको सबमिट कर देती है, और फर्दर फिर जो प्रोजेक्ट अप्रूवल कमिटी होती है वो उसको एनालाइज़ करती है, उसको रिव्यू करती है, और उसके बाद ही इसमें इस स्कीम को जो है वो फाइनल अप्रूवल मिलता है। तो रिलीज़ ऑफ फंड्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट में बेसिकली ये जो ग्रांट इन एड है वो रिलीज़ की जाएगी। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो 50% अमाउंट ही होगा, जो टोटल ग्रांट इन एड अप्रूव्ड होगी उसका 50% एज़ अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा, और ये पूरी ग्रांट 2 इंस्टॉलमेंट्स में ही दी जाएगी। उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो होता है एक्सेप्टेंस लेटर का, और जो भी कंप्लायंसेस हैं उनको साथ में सबमिट करना पड़ता है। यानी कि जितना भी एक्सेप्टेंस आपको अप्रूवल्स मिले हैं वो, प्लस जो भी कंप्लायंसेस होंगे रेगुलेटरी बॉडीज़ द्वारा, या जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं जहाँ से फूड क्वालिटी या इससे संबंधित जितना भी कंप्लायंसेस होंगे, वो सब इसमें आपको इनक्लोज करने होंगे, तभी वो ग्रांट इन एड जो 50% का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज़ की जाएगी। अगर कोई अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट है, कोई अपग्रेड करना चाह रहा है अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को, तो वहाँ पे स्टेटस जो होता है वो ज़रूरी होता है रेगुलेटरी बॉडीज़ का, जो कि रेगुलेटरी रिकॉग्निशन अंडर इंटीग्रेटेड असेसमेंट तय किया जाता है, जो कि स्पेसिफ़ाई करता है कि कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं और उनके क्या एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स हैं।
अगर कोई प्राइवेट पीआईएज हैं, वहाँ पे ये ध्यान रखना होता है, जो सबसे एक बेसिक कंडीशन होती है प्राइवेट पीआईएज के केसेस में, कि वहाँ पे 3 बैंक अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं सेपरेटली। पहला जो बैंक अकाउंट होता है वो कंट्रीब्यूशन रखता है, जो पीआईए का कंट्रीब्यूशन होता है उसको रखता है। जो सेकंड बैंक अकाउंट होता है उस वो होल्ड करता है जो भी टर्म लोन दिया जाता है बैंक द्वारा। तो बैंक लोन का जो बैंक द्वारा टर्म लोन दिया जाता है, वो जो दूसरा अकाउंट स्पेसिफाइड किया जाता है वो रखता है। और जो तीसरा अकाउंट होता है जिसको हम सी अकाउंट कह सकते हैं, वो रखता है जो भी एड दी जाती है मिनिस्ट्री द्वारा, वो उस अकाउंट के अंदर मेंटेन किया जाता है और उसको रखा जाता है। तो 3 बैंक अकाउंट्स शेयर करने होते हैं मिनिस्ट्री के साथ। तीनों बैंक अकाउंट में सेपरेट फंड्स का एलोकेशन होता है और उनको मेंटेन करना जाता है। हालांकि जो गवर्नमेंट की जो पीआईएस होते हैं, वहाँ पे सिर्फ 2 अकाउंट मेंशन करने होते हैं, 2 बैंक अकाउंट्स देने होते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जितने भी अकाउंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये करेंट अकाउंट्स होंगे। तो गवर्नमेंट के केस में यहाँ पे 2 अकाउंट मेंटेन करने होते हैं सेपरेटली। अगर हम पहले अकाउंट जिसको हम ए अकाउंट कह सकते हैं, तो वहाँ पे जो उस अकाउंट में जो फंड्स होंगे वो कंट्रीब्यूशन होगा पीआईए का, वो होगा, उसमें मेंटेन किया जाएगा। इसके अलावा जो सेकंड अकाउंट होगा जिसको हम बी अकाउंट कह सकते हैं, जो कि एक करंट अकाउंट के फॉर्म में होगा, वो ग्रांट इन एड रखेगा जो मिनिस्ट्री द्वारा अप्रूव की जाती है, उसको वो उस रिस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर रखेगा। तो प्राइवेट के केस में यहाँ पे 3 बैंक अकाउंट्स मैंडेटरी हैं, और गवर्नमेंट के केस में यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट हैं। जो तीसरा अकाउंट प्राइवेट के केस में है वो होता है बेसिकली जो टर्म लोन बैंक द्वारा दिया जाता है। तो तीसरा अकाउंट बैंक लोन के लिए मेंटेन करना होता है प्राइवेट के केस में। इसके साथ साथ पहले इंस्टॉलमेंट की रिलीज़ के लिए एक सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होता है जिसको एनेक्जर 7 कहा जाता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि एटलीस्ट 50% जो इक्विटी है और 50% जो टर्म लोन है वो प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ हो चुका है, उसको यूटिलाइजेशन हो चुका है जब आपको लेटर ऑफ अप्रूवल मिला था मिनिस्ट्री द्वारा। तो इसका एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिसको एनेक्जर 7 कहा जाता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की रिलीज़ के लिए आपको एनेक्जर 7 ये जो सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। उसी के आधार पे ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो आपको जो टर्म लोन दिया गया था या जो आपका अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन था, इक्विटी था, दोनों का 50-50% आप यूटिलाइज़ कर चुके हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर में। इसके अलावा जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो जिस लोकेशन पे भी आपका प्रोजेक्ट है, उनको उनकी जियो टैग्ड फ़ोटोग्राफ्स भी सबमिट करनी होंगी। जियो टैग्ड फ़ोटोग्राफ्स बेसिकली आपकी लोकेशन को एक तरह से दर्शाती हैं, जहाँ से भी वो ली जाती हैं वो उसकी लोकेशन को वेरीफ़ाई करती हैं, जिससे ये साबित होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे है जिसके लिए आपने अप्रूवल लिया था। तो ये एक तरह से फ़ोटोग्राफ के फॉर्म में, एक जियो टैग्ड फ़ोटोग्राफ के फॉर्म में एक प्रूफ होता है उस प्रोजेक्ट की एग्जिस्टेंस का। और ये मल्टीपल फ़ोटोग्राफ्स होती हैं जो अलग-अलग एंगल से लिए जाते हैं, जैसे यूनिट का पूरा सेटअप, फिर उसमें स्टाफ के और इक्विपमेंट्स की, तो अलग-अलग एंगल से ये जियो टैग्ड फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए जाते हैं और उनको सबमिट किया जाता है, जिससे आपकी लोकेशन जो है वो इस्टेब्लिश की जा सके। उसके बाद जो फाइनल टर्म लोन जो होता है, जो बैंक द्वारा आपको दिया जाता है, उसका सैंक्शन लेटर, बैंक जब भी कोई लोन देता है तो सबसे पहले आपको एक सैंक्शन लेटर देता है। तो सैंक्शन लेटर बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जो कि ये एक तरह से प्रूफ होता है कि आपको बैंक द्वारा लोन जो है वो सैंक्शन कर दिया गया है। तो यहाँ पे सैंक्शन लेटर भी सबमिट करना होता है, जिसके बाद ही आपकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है 50% की, वो रिलीज़ की जाती है। इसके अलावा जो बैंक ने लोन रिलीज़ किया होता है, जो टर्म लोन उसने दिया होता है, वो उस बैंक से कंफर्मेशन भी चाहिए होता है कि जो आपने लोन लिया था उसका 50% टर्म लोन का वो उस बैंक द्वारा आपके अकाउंट में रिलीज़ किया जा चुका है और आपने उसको यूटिलाइज़ किया है। इसके अलावा आपको अपनी बिल्डिंग का प्लान, उसका ब्लूप्रिंट, उसका लेआउट और जो भी फ़ोटोग्राफ्स हैं उस बिल्डिंग की, वो भी सबमिट करनी होती हैं।
साथ ही साथ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी आपको उसमें सबमिट करने का, कि जो आपको ग्रांट मिली थी अर्लियर, कोई पहले अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से अगर कोई पहले से कोई ग्रांट थी तो वो आपने यूटिलाइज़ करी है कि नहीं करी है, उसका मिनिस्ट्री के द्वारा आपको एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। वो सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसके लिए। इसके साथ साथ बैंक के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो आपकी करंट अकाउंट्स की जो पासबुक्स होंगी, जिसमें ये मेंशन होगा कि जो भी आपने पेमेंट्स करे हैं अपने सप्लायर्स को, या जिनसे आपने रॉ मटेरियल्स परचेज़ करे हैं, इक्विपमेंट्स परचेज़ करे हैं, या जो भी आपके वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनको आपने पेमेंट्स करे होंगे अपने बैंक अकाउंट से, तो आपका स्टेटमेंट जो पासबुक होगी उसमें वो सारी एंट्रीज़ होंगी। वो डिटेल्स भी आपको एक कॉपी उसकी भी सबमिट करनी पड़ेगी फॉर रिलीज़ ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसके साथ साथ एक पूरी लिस्ट आपको जो भी अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स के जो आपने ख़रीदे होंगे, जो प्रोक्योर करे होंगे और उनका इंस्टॉलेशन भी कराया होगा, तो दोनों ही चीज़ें उसमें देनी पड़ेंगी। एक अप्रूव्ड कॉस्ट होगी और उसके अलावा उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी। तो दोनों ही कॉस्टिंग का आपको पूरा डिटेल एक लिस्ट के फॉर्म में सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो इसका जितना भी इसमें टेक्निकल सिविल वर्क हुआ होगा, चाहे वो फर्नीचर के और फिक्सचर के परचेज़ के लिए हो, या आपने जो फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी को एस्टैब्लिश करने में जितना भी टेक्निकल सिविल वर्क कराया है, उसकी भी डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपकी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए ये अप्रूवल आएगा। इसके साथ साथ जो भी आपका लैंड के डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपकी ओनरशिप हो सकती है टाइटल डीड के फॉर्म में, रजिस्टर्ड एक एग्रीमेंट के फॉर्म में, या फिर एक रजिस्टर्ड लीज़ होल्ड भी हो सकती है अगर आपने उसको प्रॉपर्टी को लीज़ पे ले रखा है। तो ओनरशिप या रजिस्टर्ड लीज़ जो भी उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा, उसकी आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ इंग्लिश और हिंदी वर्जन में हो सकती हैं दोनों। तो हिंदी या इंग्लिश वर्जन में से आपको उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ भी सबमिट करनी होंगी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर वो प्रॉपर्टी, वो लैंड जिस पे आपने अपना लैब इस्टेब्लिश किया है, वो रजिस्टर्ड लीज़ होल्ड लैंड है, तो जो लीज़ की जो ड्यूरेशन होना चाहिए, जो टेन्योर होना चाहिए, वो मिनिमम 15 साल का होना चाहिए। 15 साल से कम का अगर आपका लीज़ का एग्रीमेंट है, तो वो इनवैलिड होगा और वो इस ग्रांट के लिए फिर वैलिड नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको एक एनेक्जर 9 के फॉर्म में एक नोटराइज्ड श्योरिटी बॉन्ड भी सबमिट करना होगा, जो कि एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे 100 रुपए के, जो 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर होता है, उस पे जो है वो एक नोटराइज्ड श्योरिटी बॉन्ड सबमिट करना होता है। और इसी के साथ साथ एनेक्जर 9A भी सबमिट होता है, जो कि एक श्योरिटी बॉन्ड का ही एक पार्ट होता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक इस तरह के जो कन्फर्मेशंस हैं, जब आप ये देंगे तो आपकी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज़ कराई जाएगी। तो अब समझते हैं कि सेकंड इंस्टॉलमेंट 50% ग्रांट इन एड होगा। पहला जो इंस्टॉलमेंट था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50% ऑफ ग्रांट इन एड था, उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसके बाद ही वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज़ होगी। सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए आपको क्या-क्या कंप्लायंसेस, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, एक बार उसको भी समझ लेते हैं। तो जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी वो भी 50% आपकी जो भी टोटल ग्रांट इन एड होगी उसका होगा। यहाँ पे सेकंड इंस्टॉलमेंट से रिसीव होने के लिए आपको सबसे पहले यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, जो कि पीएफएमएस के माध्यम से रिलीज़ की जाती है। जब फर्स्ट आपकी जो इंस्टॉलमेंट रिलीज़ कर दी गई होगी, जो फर्स्ट ग्रांट इन एड आई होगी, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको जनरेट करके देना पड़ेगा। इसके अलावा जैसा आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के समय पे दिया था, आपको अपने बैंक स्टेटमेंट की कॉपीज़ सबमिट करनी होंगी, जिसमें आपके पेमेंट डिटेल्स होंगी, जो भी आपने सप्लायर्स को दिए होंगे पेमेंट्स। वो सारी डिटेल्स आपके बैंक स्टेटमेंट में कैप्चर होंगी और उसकी आपको एक कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो भी स्टेटस है आपका एनएबीएल एक्रीडेशन का फॉर फैसिलिटी क्रिएटेड, जो भी आपने सेटअप करा है, उसका एनएबीएल एक्रीडेशन का स्टेटस भी आपको डिटेल फॉर्म में सबमिट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो भी आपने इक्विपमेंट्स प्रोक्योर करे हैं और उनका इंस्टॉलेशन कराया है, उनकी दोनों ही कॉस्ट, अप्रूव्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट, और साथ ही साथ क्या अमाउंट उसमें से यूटिलाइज़ किया गया है, जो भी आपको मिनिस्ट्री की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तरफ से जो ग्रांट दी गई थी,
उसकी कितना यूटिलाइजेशन हुआ है, उसकी पूरी एक लिस्ट आपको, अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स की लिस्ट आपको सबमिट करनी पड़ेगी, तभी आपकी सेकेंड जो इंस्टॉलमेंट है वो उसमें अप्रूव होगी। जैसे पहले इंस्टॉलमेंट में आपने जियो टैग्ड फोटोग्राफ सबमिट करे थे, यहाँ पर भी आपको दोबारा अपनी प्रोजेक्ट की जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स अलग अलग एंगल से कैप्चर करने होंगे उस लोकेशन पे, जो ये इस्टेब्लिश करेगा कि फर्स्ट ग्रांट लेने के बाद भी आपका अभी भी आपका जो जो प्रोजेक्ट है वो रन कर रहा है और वो ऑपरेशनल है। उसके अलावा बैंक द्वारा आपको एक कंफर्मेशन लेना होगा कि जो भी टर्म लोन आपने लिया था वो पूरा यानी कि 100% टर्म लोन आपने वो जो बैंक द्वारा था वो सैंक्शन किया था, और जो भी सैंक्शन लेटर के हिसाब से अमाउंट था वो पूरा के पूरा आपको डिसबर्स भी किया जा चुका है आपके बैंक अकाउंट में। इसकी आपको साथ ही साथ आपको बैंक अकाउंट की जो कॉपी होगी, जो लोन का स्टेटमेंट है, वो भी आप इसमें सबमिट कर सकते हैं, वो भी एक एज अ कन्फर्मेशन की तरह कार्य करेगा। इसके अलावा आपको एक सेल्फ अटेस्टेशन देना पड़ेगा कि जितना भी आपका जो प्रोजेक्ट है उसका कंप्लीशन और कमर्शलाइजेशन होगा समय से पहले, जो भी आपने टर्म्स एंड कंडीशंस आपने जो मेंशन करी होंगी, उस टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा और उसका कमर्शलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज़ को मेंशन करते हुए पूरा आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो सबमिट होगा। तो ये दोनों चीज़ें सबमिट करने के बाद ही आपकी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। अगर हम टेस्टिंग लैब के जो प्रोजेक्ट है उसको समझें पूरी स्कीम को एक चार्ट के फॉर्म में, कि अगर इसका जो इफ़ेक्टिव डेट थी वो थी 8 जून 2022, और ये पूरे जो लोकेशन इसके लिए रखी गई है वो पैन इंडिया, यानी कि पूरे देश में इस तरह के टेस्टिंग लैब्स को इस्टेब्लिश करके और उनको प्रमोट करा जा रहा है, ताकि हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो बेहतर हो सकें, उनकी क्वालिटी और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक हो सके, और वो लोकल लेवल से निकल के वो ग्लोबल लेवल पे जा सकें, डोमेस्टिक मार्केट से निकल के वो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जा सकें। इसके लिए फूड टेस्टिंग लैब्स को इस्टेब्लिश करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। इस स्कीम को 5 इयर्स के लिए लाया गया, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक इसका बजट रखा गया है। और जो इसका बजट 5 सालों के लिए रखा गया है वो टोटल 75 करोड़ का बजट इसमें रखा गया है। जी हाँ, तो 5 साल के अंदर इस 75 करोड़ के माध्यम से देश भर में फूड टेस्टिंग लैब्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा। नए-नए एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज किया जा रहा है कि वो इस तरह के टेस्टिंग लैब्स को इस्टेब्लिश करें और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को जो है वो आगे बढ़ाएँ। इसी तरह अगर यूनिट एलोकेशन का जो टारगेट लिया गया है वो 3 यूनिट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 के लिए है। तो ये कुछ एक सिनॉप्सिस था इस पर्टिकुलर स्कीम से संबंधित। डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे होंगे। तो पहला जो डॉक्यूमेंट होगा वो ऑब्वियसली एक एप्लीकेशन होगा जो कि प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होगा। उसके साथ-साथ किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जब आप कोई गवर्नमेंट स्कीम या कोई बैंक लोन ले रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनता है किसी भी एप्लीकेशन के साथ, क्योंकि वो आपकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट को भी डिस्क्राइब कर रहा होता है, आपके बिज़नेस प्लान को डिस्क्राइब कर रहा होता है, और आपका क्या विज़न है, किस तरह से आप सेल्स करेंगे, क्या मार्केटिंग करेंगे, किस तरह का आप प्रोडक्शन करेंगे, या पूरा आपका जो बिज़नेस प्लान है उसको वो डिटेल करता है। इसके साथ-साथ जो बैंक द्वारा टर्म लोन होगा वो भी आपको उसका सैंक्शन लेटर सबमिट करना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनीज़ के फॉर्म में जब हम कोई कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं अंडर कंपनीज़ एक्ट, वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाता है, और साथ ही साथ आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। इनकी भी एक कॉपी आपको सबमिट करनी होगी एप्लीकेशन के साथ-साथ। इसके अलावा आपका जितने भी प्रमोटर्स होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनका बायोडेटा सबमिट करना होगा, और साथ ही साथ उनके जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड या आधार कार्ड, इस तरह के जो केवाईसी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बायोडेटा के साथ साथ आपको उनके प्रमोटर्स के वो भी सबमिट होने होंगे। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति अगर स्पेशल कैटेगरी से आता है तो उसका भी एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है वो सर्टिफिकेट भी इनक्लोज करना पड़ेगा। इसके अलावा ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स
और एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, 2 साल के पिछले एनुअल रिपोर्ट्स और ऑडिटेड स्टेटमेंट्स भी सबमिट करने होंगे। अगर कोई अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है और जिसमें जीएसटी नंबर भी, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर भी मैंडेटरी होगा। इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो लैंड का डॉक्यूमेंट होगा वो परचेज डॉक्यूमेंट भी हो सकता है या कोई लीज एग्रीमेंट भी हो सकता है। यदि अगर वो लीज एग्रीमेंट है तो मिनिमम 15 ईयर्स का होना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो उसका भी एक प्रूफ आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जितना भी आप उसमें टेक्निकल सिविल वर्क करवाएंगे अपने प्रोजेक्ट में, उसका आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जो कि एक सर्टिफाइड इंजीनियर, सिविल इंजीनियर होगा, जो एक सर्टिफिकेशन कंप्लीट करके देगा, जिसमें आपका कॉस्ट वाइज और आइटम वाइज डिटेल्स मेंशन होगी कि क्या क्या इसमें सिविल वर्क हुआ है और क्या उसकी कॉस्टिंग आई है, कॉस्ट वाइज और टेक्निक जितना भी आइटम वाइज है। ये एक सर्टिफाइड इंजीनियर ही होगा, जो सिविल होगा वो इसको सर्टिफाई करेगा और आपको देगा। इसका स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोसीजर समझें तो जो पहला स्टेप होगा वो सबसे पहला स्टेप होगा कि ये ऑनलाइन पोर्टल पे, मिनिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल जिसको संपदा पोर्टल कहते हैं, वहाँ पे आप प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे और सेटअप सबमिट करेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि कोई भी फिज़िकल एप्लीकेशन सबमिट नहीं की जाएगी और वो पूरी तरह से इग्नोर कर दी जाएगी, वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसके अलावा जो भी एप्लीकेंट होगा उसको जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में दिखाया, आपकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपकी केवाईसी, मेमोरेंडम, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इंजीनियर्स का सर्टिफिकेट, तो ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ साथ इसमें सबमिट करना पड़ेगा। तो इस स्कीम के माध्यम से आज हमने ये समझा कि कैसे फूड टेस्टिंग लैब्स को इस्टेब्लिश करके हम एक नए एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा सभी एंटरप्रेन्योर से जो कुछ नए बिज़नेस आइडिया के साथ कुछ काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये सजेशन होगा कि आप फूड टेस्टिंग लैब्स के बारे में भी देख सकते हैं, उसके दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। और गवर्नमेंट की ये जो स्कीम है फूड टेस्टिंग लैब के इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो आप गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है संपदा पोर्टल से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, या हमारी टीम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। अभी हम लोग लाइव सेशन में भी जुड़ेंगे। अगर इससे संबंधित आपकी कुछ और क्वेरीज़ हों, कुछ सवाल हों, वो आप हमसे पूछ सकते हैं, 1 to 1 इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके जितने भी क्वेरीज़ हैं, सवाल हैं, उन सब को आप तक उनके जवाब आप तक पहुँचाए जाएँ और आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है उसको सक्सेसफुल जर्नी में कन्वर्ट किया जाए। तब तक के लिए मैं आज्ञा लेता हूँ। थैंक यू। जब भी हम कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं, लेकिन उन विचारों को सही आकार देने की प्रक्रिया हमें पता ही नहीं होती। इसीलिए ज्यादातर लोग अपना बिजनेस शुरू करने से पहले ही उसे बंद कर देते हैं। यदि आप भी इसी कैटेगरी में शामिल हैं, तो हम आपके लिए अपना बिजनेस शुरू करने की टिप्स और आइडियाज लेकर आए हैं। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आपको इंटरेस्टिंग और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज की जानकारी देते हैं। हमारा पहला बिजनेस आइडिया है वेटिवर ग्रास ऑयल। वेटिवर एसेंशियल ऑयल यानी खसखस का तेल सुगंधित जड़ों से प्राप्त होता है। वेटिवर एसेंशियल ऑयल को इसकी ग्राउंडिंग, सेंशुअस और डीपली कामिंग स्केंट करने वाली खुशबू के कारण ऑयल ऑफ ट्रैंक्विलिटी और फ्रेग्रेंस ऑफ द सॉइल के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उपयोग अरोमाथेरेपी ट्रीटमेंट्स, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आदि में किया जाता है। खसखस के तेल का बाजार स्मोकी और वुडी अरोमा के कारण फ्रेग्रेंस मैन्युफैक्चरर्स के बीच काफी ज्यादा बढ़ रहा है। वेटिवर ग्रास ऑयल को हेयर, स्कैल्प आदि के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ये ऑयल फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन में भी काफी रिलीफ देता है। इस बिजनेस की खासियत ये है कि इस बिजनेस को बहुत कम निवेश के साथ शुरू किया जा सकता है। अगर आप इस बिजनेस को 15 से 25 केजी पर डे कैपेसिटी वाले प्लांट के साथ शुरू करते हैं तो आपको सिर्फ 7 से 8 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। साथ ही आप इससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। जी हाँ, आप इस बिजनेस से 45 से 50% तक मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं कुछ चीजें और हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट होगी,
जैसे एरिया के तौर पर आपको 5 से 5.5 एकड़ एरिया, 1 से 2 मैन पावर और लगभग 2 से 3 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की जरूरत पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है वुड कार्विंग। वुड कार्विंग मानव जाति की सबसे पुरानी कलाओं में से एक है। वुड कार्विंग बिजनेस से भले ही आप अवगत हो या फिर ना हो, लेकिन घरों, बिल्डिंगों, कार्यालयों आदि स्थानों पर इस्तेमाल में लाए जाने वाले फर्नीचर पर आपने तरह तरह के डिजाइन बने हुए जरूर देखे होंगे। जी हाँ, हम उन्हीं फूल, पत्तियों इत्यादि आकृति की बात कर रहे हैं जो हमें विभिन्न प्रकार के फर्नीचर जैसे दरवाजे, खिड़कियां, बड़ी अलमारियां, मेज, कुर्सी इत्यादि पर दिखाई देती हैं। लकड़ी पर सुंदर नक्काशी करने से उसका आकर्षण एवं कीमत दोनों बढ़ जाती है। यानी साफ और सीधे शब्दों में कहें तो वुड कार्विंग की मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है और अगर आप इस बिजनेस को 180 से 220 पीसेस पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो आप इस बिजनेस को 3000 से 4000 एकड़ एरिया, 7 से 8 मैन पावर और 25 से 35 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के साथ शुरू कर सकते हैं। वहीं इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको 30 से 35 लाख की इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस के लिए करनी होगी, जिससे आप 25 से 30% तक का मुनाफा भी कमा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले बिजनेस आइडिया की तरफ, जो है बैम्बू शूट बेस्ड प्रोडक्ट। बांस यानी बैम्बू का इस्तेमाल खाने के लिए भी किया जाता है। बैम्बू शूट्स यंग और एडिबल बैम्बू प्लांट्स हैं जो जमीन से निकलते हैं। साथ ही ये फैट और कैलोरी में कम होते हैं और लगभग 90% पानी के साथ फाइबर से भरपूर होते हैं। बैम्बू शूट्स का कुरकुरा और मीठा स्वाद सीमित समय के साथ होता है और इसे तुरंत बेच देना चाहिए। 15 से 60 सेंटीमीटर के पीक तक पहुंचने के बाद आमतौर पर शूट्स की तुड़ाई की जाती है। बांस की टहनी का सेवन या तो रॉ या इसके एक्सोटिक टेस्ट के कारण प्रोसेस किया जाता है। बांस की टहनियों में विटामिन, अमीनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट जैसे फ्लेवोन, फिनोल और स्टेरॉइड जैसे कई पौष्टिक और सक्रिय पदार्थ मौजूद होते हैं। ये फार्मास्यूटिकल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में मूल्यवान है और पेय पदार्थों, दवाओं, एडिटिव्स या स्वास्थ्य खाद्य पदार्थों में संसाधित किए जा सकते हैं। इन्हीं फायदों के कारण बैम्बू शूट बेस्ड प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ऐसे में अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो ये आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगा। अगर आप इस बिजनेस को 1 से 1.5 मीट्रिक टन कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो आपको 4000 से 25000 स्क्वायर फीट एरिया, 9 से 10 मैन पावर, 35 से 40 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो आप इस बिजनेस को 18 से 22 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं, जिससे आप 15 से 20% प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे आखिरी बिजनेस आइडिया की, जो है वुडन फर्नीचर। भारत लकड़ी के अविश्वसनीय और अद्भुत कलात्मक कार्यों का देश है। लकड़ी के फर्नीचर की मांग कभी खत्म नहीं होती है। इसके एंड्योरेंस, स्टेबिलिटी और सेल्फ रेजिस्टेंस के कारण कंज्यूमर्स किसी भी अन्य तत्व की तुलना में लकड़ी के फर्नीचर पर अधिक भरोसा करते हैं। लकड़ी से बनी डिफरेंट आइटम्स को कारपेंट्री कहा जाता है। वस्तुओं में सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, टेबल बेड आदि शामिल है, जिनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न गतिविधियों में किया जाता है। फर्नीचर को 4 अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे डोमेस्टिक फर्नीचर, कॉर्पोरेट फर्नीचर, होटल फर्नीचर और अदर पार्ट्स ऑफ फर्नीचर शामिल है। आर्ट और डिजाइन के हैंडीक्राफ्ट और ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल एट्रीब्यूट्स ने देश और दुनिया भर में भारतीय फर्नीचर उद्योग की प्रतिष्ठा स्थापित की है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वुडन फर्नीचर का बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस को 8 से 12 सेट पर डे की कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो आपको लगभग 10 से 15 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिससे आप 20 से 30% प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। साथ ही आपको 2000 से 2500 एकड़ एरिया के साथ 10 से 12 मैन पावर और 8 से 12 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक कनेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया। उम्मीद है आपके लिए सेशन काफी फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स पर मिल जाएगा। अगर आज के टॉपिक को लेकर कोई भी जरूरी सवाल है आपके मन में तो जूम सेशन पर जरूर जुड़िएगा, जहां अपने सवाल आप सीधा एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं।